15 मिनट 15 मिनट इतिहास मिटा देंगे, इतिहास मिटा देंगे, इतिहास। जिस तरीके से हैदराबाद में असुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई ने कहा था कि 5 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम अपनी ताकत दिखा देंगे, ठीक उसी प्रकार से आरजेडी नेता संतोष रेणु यादव ने सारण पुलिस को चैलेंज कर दिया था और कहा था कि 10 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम उसकी ताकत दिखा देंगे। यानी कि उसने कहीं ना कहीं भड़काऊ बयान दिया था, गोली मारने की धमकी दे डाली थी। और इसके बाद संतोष रेणु यादव की गिरफ्तारी हो जाती है, पटना से उसे सारण पुलिस उठा लेती है और रात भर उसके समर्थकों को और लोगों को पता तक नहीं चल पाता कि आखिर संतोष रेणु यादव को कहां ले जाया गया है, उस पर 3rd डिग्री इस्तेमाल किया जा रहा या फिर उस पर क्या इस्तेमाल किया जा रहा, वो किस स्थिति में है, अब सारी जानकारी निकल के सामने आ गई है। और इसी के साथ बताया जा रहा कि अब आगे इस मामले में संपत्ति भी जब्त होगी, कुर्की भी जब्ती होगी। वहीं रोहिणी आचार्य लालू यादव की लाडली बेटी भी अब सारण पुलिस के रडार पर आ गई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 4 जून के बाद तेजस्वी यादव जेल जाएंगे, यानी कि अब उनके पार्टी के नेताओं का जेल जाना शुरू हो चुका है। और संतोष रेणु यादव से इस बात का श्री गणेश हो चुका है। और आखिर संतोष रेणु यादव की अभी क्या स्थिति है, रात भर उसे कहां रखा गया, संतोष रेणु यादव के साथ एक और व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है, आखिर उसकी गिरफ्तारी क्यों हुई है, इसी के साथ साथ ये भी बताया जा रहा कि संतोष रेणु यादव पर इतने सारे मामले दर्ज कर लिए गए हैं, उसके पुराने मामले भी खोल दिए गए हैं। और बताया तो यहाँ तक जा रहा कि संतोष रेणु यादव जिंदगी जेल में सड़ जाएगा। वहीं उस पर एनएसए लगाने की मांग की जा रही है, क्योंकि उसने 2 जातियों के बीच में दंगा फैलाने का प्रयास किया था, भड़काऊ बयान दिया था और जिसके बाद पूरा बवाल मचा हुआ है। क्या उस पर एनएसए लग सकता है अथवा नहीं लग सकता, वो तमाम बातें इस 5 से 10 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर। आप हमारे पीछे जो नकाब में जिस शख्स को देख पा रहे हैं, वो सबसे पहला शख्स संतोष रेणु यादव है और उसके बगल में खड़ा हुआ व्यक्ति चंदन कुमार बताया जा रहा है। और इन दोनों पर इतनी सारी धाराएं लगाई गई है और इनका आपराधिक रिकॉर्ड भी सारण पुलिस ने खंगाल लिया है और सारे मामलों में अब कार्रवाई होना तय बताया जा रहा है। बताया जा रहा कि 3rd डिग्री का भी इस्तेमाल किया गया है। और नागेश सम्राट ने अपने पोस्ट के माध्यम से बताया है कि दरअसल संतोष रेणु यादव की जमकर रात भर कुटाई हुई है। और इसी के साथ एक और खबर आ रही है और कुछ यूट्यूबर्स इस खबर को चला रहे हैं कि मनीष कश्यप ने संतोष रेणु यादव को गिरफ्तार करवाया है। तब आपको बताते चले कि संतोष रेणु यादव सिर्फ और सिर्फ अपनी गलती के कारण गिरफ्तार हुआ है। उसने हिंसा भड़काने की कोशिश की थी, उसने 2 जातियों के बीच में भड़काऊ बयान देने के बाद इसके बाद दंगा फैल सकता था, कई लोगों की जाने जा सकती थी। सिर्फ और सिर्फ इसीलिए संतोष रेणु यादव की गिरफ्तारी हुई है। और लोग जो व्यूज के लिए मनीष कश्यप का फोटो लगाकर ये कह रहे हैं कि मनीष कश्यप के कारण संतोष रेणु यादव की गिरफ्तारी हुई है, उन लोगों के घर में अगर कोई बच्चा भी अगर जन्म लेगा, वो भी आगे आकर कह सकते हैं कि दरअसल ये भी मनीष कश्यप के वजह से हुआ है, यानी कि इसमें भी मनीष कश्यप का योगदान है। उनके घर में बच्चा भी होगा तो कह देंगे कि ये भी मनीष कश्यप के वजह से हुआ है, जबकि इसमें मनीष कश्यप का कहीं से कोई योगदान भी नहीं है और मनीष कश्यप की इतनी पावर भी नहीं है कि वह संतोष रेणु यादव को जेल भेज सके। आपको बताते चले कि संतोष रेणु यादव सिर्फ और सिर्फ अपनी गलती की वजह से जेल गया है। और छपरा मुबारकपुर में या फिर कटिहार में जिस प्रकार से संतोष रेणु यादव हो या फिर पप्पू यादव हो, इन लोगों ने जातियों को भड़काने की कोशिश की थी। भूमिहार और यादव में राजपूत और यादव जाति के बीच लड़ाई लगवाने की कोशिश की थी, इन जातियों के बीच एक खाई पैदा करने की जो कोशिश की थी, इस वजह से ही इन लोगों पर कार्रवाई हुई है। और छपरा के मुबारकपुर मामले हो या फिर कटिहार का मामला हो या फिर अभी सारण छपरा का मामला हो, तीनों मामलों में संतोष रेणु यादव पर एफआईआर दर्ज हुई थी। अब आप कहेंगे उस मामले में जेल क्यों नहीं गया, तो आपको बताते चले कि एफआईआर जरूर हुई थी उस मामले में, लेकिन उस समय राज्य में महागठबंधन की सरकार थी, इसे बचाने वाले लोग सत्ता में बैठे हुए थे।
लेकिन अभी इसको बचाने वाले लोग सत्ता में नहीं है, विपक्ष में है, इसीलिए एफआईआर दर्ज होने के तुरंत बाद इसकी गिरफ्तारी हो जाती है। वहीं कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि राजीव प्रताप रूढ़ी ने कहा था कि सेल्फ डिफेंस में गोलियां चलती रहेंगी, आखिर राजीव प्रताप रूढ़ी पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? तो ये सारण पुलिस का मामला है कि सारण पुलिस किस पर एफआईआर दर्ज करती है, किस पर नहीं करती है। अगर आप भी अगर किसी पर अगर आवाज उठाना चाहते हैं तो शांति प्रिय ढंग से, शांतिपूर्ण तरीके से आप आवाज उठा सकते हैं। आप राजीव प्रताप रूढ़ी के खिलाफ बोलिए, रोहिणी आचार्य के खिलाफ बोलिए या किसी के खिलाफ बोलिए, लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से, और आपके बयान से कहीं से यह जाहिर नहीं हो आप पर भी एफआईआर दर्ज हो सकती है। अब इस मामले में सारण एसपी का भी बयान आ गया है और सारण एसपी की तरफ से प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है। और प्रेस विज्ञप्ति को जब आप सुनिएगा तब आपको लगेगा कि अब संतोष रेणु यादव का जिंदगी जेल में सड़ जाएगा। जिस प्रकार से मनीष कश्यप पर एफआईआर जब दर्ज हुई थी तो उसके सारे केसों को खोल दिया गया था, ठीक उसी प्रकार से संतोष रेणु यादव के मामले में भी सारण पुलिस ने एक्शन लिया है और उसके आपराधिक इतिहास को खंगाला गया है और पुराने केसों को खोल दिया गया है। और आखिर सारण पुलिस ने क्या कहा है वो भी जरा सुन लीजिए। आपको बताते चले कि सारण एसपी का कहना है कि दिनांक 21/5/2024 को भिखारी ठाकुर चौक पर हुए घटना के बाद कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा निरंतर जाति समुदाय के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणियां एवं हिंसा को बढ़ावा दिया जा रहा था और सारण सोशल मीडिया पेट्रोलिंग के माध्यम से निरंतर ऐसे असामाजिक तत्वों पर पैनी नजर रखी जा रही थी। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार ऐसे लोगों को चिन्हित कर तुरंत कार्रवाई करने हेतु एक विशेष टीम का गठन किया गया था। इसी कड़ी में दिनांक 28/5/2024 को सारण साइबर थाना कांड संख्या 161/24, 162/24 एवं 163/24 के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए पुलिस द्वारा 2 अभियुक्तों चंदन कुमार और पिता सवालिया राय थाना मुफस्सिल जिला सारण एवं दूसरा अभियुक्त संतोष कुमार उर्फ संतोष रेणु यादव उम्र 34 वर्ष पिता रामाशीष प्रसाद थाना मसौढ़ी जिला पटना को गिरफ्तार किया गया है। ये जो हमने आपको बताया थाना कांड संख्या 161/24, 162/24, 163/24 ये 24 साल के बारे में है और ये एफआईआर जो है 161, 162 एवं 163 यानी कि सारण हिंसा मामले में संतोष रेणु यादव पर 3 एफआईआर दर्ज की गई है। और आपको बताते चले कि आगे एसपी साहब का कहना है कि इनके द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को जाति समुदाय विशिष्ट के विरुद्ध हिंसा, शत्रुता एवं दंगा के लिए प्रेरित किया जा रहा था एवं सार्वजनिक शांति को भंग करने का प्रयास किया जा रहा था। इसमें 2 जाति समुदाय विशेष के बीच गंभीर तनाव की स्थिति उत्पन्न करने का प्रयास किया जा रहा था जो कि विधि व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा है। यानी कि कहीं ना कहीं सारण एसपी का कहना है, सारण पुलिस का कहना है कि ये विधि व्यवस्था को के लिए एक गंभीर खतरा बन चुके थे। यानी कि अब हो सकता है कि एनएसए लग जाए, लेकिन एनएसए के बारे में ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है, लेकिन हम आपको बताएंगे कि क्या इस मामले में एनएसए लग सकता है। आगे कहा गया है कि गिरफ्तार अभियुक्त का नाम एवं पता संतोष कुमार उर्फ संतोष रेणु यादव उम्र 34 वर्ष रामाशीष प्रसाद बैरमचक थाना मसौढ़ी जिला पटना। आपराधिक इतिहास संतोष रेणु यादव का आपराधिक इतिहास जान लीजिए। इन पर कैमूर एवं कटिहार में भी कई सारे मामले दर्ज है। इसके अलावा औरंगाबाद नगर थाना कांड संख्या 517/22, औरंगाबाद नगर थाना कांड संख्या 88/22 यानी कि 2022 में औरंगाबाद नगर थाना में इनके खिलाफ 2 मुकदमे दर्ज हुए थे जिसके बारे में 517 केस नंबर और केस नंबर 88 है। इसके अलावा कटिहार एवं कैमूर जिले में भी संतोष रेणु यादव के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज है। और इसी के साथ इन सारे मामलों को अगर ले लिया जाए तो संतोष रेणु यादव पर सारण पुलिस के अनुसार 7 मामले अभी तक टोटल दर्ज हुए हैं। और सारण पुलिस का कहना है कि आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है और हो सकता है कि इसमें और सारे केस जुड़ जाए। वहीं आपको बताते चले कि चंदन कुमार नाम के एक व्यक्ति की गिरफ्तारी संतोष रेणु यादव के साथ हुई है।
उसके बारे में बताया जा रहा है कि वह सारण जिला का रहने वाला है। अब आप ये जानना चाहते होंगे कि क्या इस मामले में एनएसए लग सकता है, तो आपको बताते चले एनएसए लगाने की अनुशंसा किसी भी जिले के डीएम करते हैं और इसके लिए अप्रूवल के लिए राज्य सरकार को भेजा जाता है। राज्य सरकार के बाद राज्यपाल के पास जाता है और राज्यपाल जब मुहर लगा देते हैं उसके बाद केंद्र सरकार के लिए पास जाता है। और अगर सारण के डीएम एनएसए लगाने की अनुशंसा अगर करते हैं और राज्य सरकार और राज्यपाल और केंद्र सरकार इस पर मुहर लगाती है तो एनएसए लग सकता है। वैसे आपको बताते चले कि दंगा भड़काने के मामले में हमारे भारतीय कानून के अनुसार, संविधान के अनुसार धारा 153 लगाया जाता है, जो कि बताया जा रहा कि संतोष रेणु यादव के मामले में लगाया गया है। वैसे जिस प्रकार से एनएसए लगाने की मांग की जा रही है, दंगा भड़काने का प्रयास तो किया ही गया था, लेकिन अब ये सारण डीएम के विवेक पर निर्भर करता है कि वह अनुशंसा करते हैं अथवा नहीं करते हैं। इन सारे मामलों पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि सारण एसडीएम को संतोष रेणु यादव पर एनएसए लगाने की अनुशंसा करनी चाहिए? क्या आपको लगता है कि इन सारे मामलों में संतोष रेणु यादव अब सालों के लिए का जिंदगी के लिए जेल में बंद रहेंगे अथवा आरजेडी उन्हें छुड़ाने के लिए कोई प्रयास करेगी? इन सारे मामलों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया सभ्य भाषा में जरूर दे। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।